इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड या बीन का इस्तेमाल ये कॉमनली हम अपनी राइटिंग में इंग्लिश में कर रहे होते हैं, इन तमाम लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जिसे कि ग्रामेटिकली ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या वजह है ये मैं डिफाइन करूंगा। इसके अलावा इन्हीं लफ्ज़ों को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं लफ्ज़ों को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसके होते सेम है लेकिन फंक्शन कभी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर करेंगे, कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करेंगे, लेकिन लफ्ज़ यही होंगे। अब वो क्यों है, क्या है, ज़रा पर्पस देखते हैं। पहले तो देख लें कि ये जो है अल्फाज, पहले हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स यानी अपने वर्ब की मदद करने वाले। वर्ब क्या होता है? एक्शन, खाना, लड़ना, फाइट, रन, गो, प्ले, ईट। जो एक्शन है, जो हरकत है, वो वर्ब है आपका, कोई भी फिर वो हो सकता है। अब उसमें ज़रा आगे चलकर हम जब देखते हैं जो वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब की मदद करने वाला। अब ये वो अल्फाज होते हैं जो अपने वर्ब की मदद करते हैं ये बताने के लिए एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिक्रे का ज़माना बदलता रहता है, कभी पास्ट में दाखिल कर देगा, कभी प्रेजेंट में ले जाएगा, कभी फ्यूचर में ले जाएगा। ज़रा एक मिसाल देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने ये एक मिसाल लिखी है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर ये इज राइटिंग की मदद कर रहा है बताने के लिए कि ये एक्शन जो है ये प्रेजेंट में हो रहा है, वो खत लिख रहा है। इसी इज को मैं मिटा कर लिख देता हूँ वाज, ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये वाज जो है ये राइटिंग की मदद करेगा बताने के लिए कि इसको भाई अब तुम पास्ट में ले जाओ, तो ये खत लिख रहा था में चला जाएगा। यहीं पर ही विल बी राइटिंग अ लेटर लिखूंगा तो वो उसको फ्यूचर में ले जाएगा। इसी तरीके से एक और मिसाल आप ये देख लें, जैसे ही हैज़ गॉन, एक मैं लिखता हूं और एक मैं लिखता हूं ही हैड गॉन। तो देखें ही हैज गॉन, ये हैज अपने गॉन की मदद कर रहा है कि वो जा चुका है प्रेजेंट में। इसी हैज को जब मैं हैड कर देता हूं तो वो जा चुका था पास्ट में। तो गॉन वर्ब है और वो फिक्स है, लेकिन ये जो बदल रहे हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और ये ज़माना बदल देते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब का ज़माना रोटेट करता है, चेंज करता रहता है। तो इसलिए इन लफ्ज़ों को हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, जो कि मैंने डिफाइन किया। हेल्पिंग वर्ब का एक इनकी रिक्वायरमेंट या एक इनका पर्पस जो है वो और भी होता है, ज़रा वो भी देखें। दे आर बेसिकली यूज to make a tense or a sentence interrogative or negative. Without helping verb you cannot make a tense interrogative or negative. आप किसी tense को interrogative और negative नहीं बना सकते if you don't have any helping verb, और हो भी नहीं सकता। जैसे he is writing a letter, अगर मैंने नेगेटिव करना है तो नॉट का इजाफा करना है और वो नॉट हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। इज नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट। अब जैसे हम कहते हैं ही विल गो, तो ही विल नॉट गो कहते हैं। अब ये नहीं कहते ही नॉट गो, दुनिया का कोई फिक्रा ऐसे नहीं बनता। ही नॉट स्लीपिंग नहीं हो सकता, ही वाज नॉट स्लीपिंग, ही विल बी नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट आता है। तो जैसे ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, अब मैंने इज के साथ नॉट का इजाफा किया। एक और बात जो मैंने कही कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर इंटरोगेटिव भी नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अब यही है, ही इज राइटिंग अ लेटर और इज को उठाकर स्टार्ट में ले आए, इज ही राइटिंग अ लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब था तो वो शुरू में आया। सो इफ यू हैव टू मेक अ टेंस इंटरोगेटिव, सो सिंपली यू हैव टू ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एज आई डिड लाइक कि ही इज राइटिंग अ लेटर, सो आई जस्ट ब्रॉट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो इट बिकेम इज ही राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव बन गया। सो ये इसका मेन पर्पज है। अब जरा आते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है इन लफ्जों को। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो कि मेन वर्ब के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ये, अब जरा आपने देखी ये मिसालें, यहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप जरा ये फिक्रा देखें, इज वही इज है, आई एस इज सेम स्पेलिंग है, लेकिन ही इज बिजी। तो क्या यहां पर हम इज को एक हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कौन से वर्ब की मदद कर रहा है? इस फिक्रे में तो वर्ब कोई है ही नहीं, बिजी तो वर्ब नहीं है, वो तो एक हालत है, एडजेक्टिव है। अगर बिजी वर्ब है तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हालत है। आपने कभी बिजिंग सुना है? आईएनजी नहीं लगा होगा। सो मकसद है जो वो ये है कि ये जो अल्फाज होते हैं इनको ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है कि ये दे कैन वर्क एज एन एक्शन वर्ब देयर सेल्फ। अगर if they don't have any other action verb, so they became their self an action verb, ये खुद एक्शन वर्ब बन जाते हैं। अब यहां पर तो इज मदद कर रहा था राइटिंग की, लेकिन यहां कोई वर्ब है ही नहीं, तो मैं ये यहां पर लिखूंगा ही इज बिजी, ये इज खुद एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो कि मेन वर्ब का किरदार अदा कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें आप मजीद भी लिख सकते हैं, ही वॉज इंटेलिजेंट। अब वॉज के अकेला आया और ये पास्ट का फिक्र है, तो ये हमारा वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब के तौर पर भी एक्ट करते हैं। जब इनके साथ कोई एक्शन वर्ब ना हो तो दे बिकेम देयर सेल्फ एन एक्शन वर्ब। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्चुअल चीज़ है, जानना इसको अहम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए कोशिश किया कि इसको प्रिसाइजली डिफाइन करूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।